सुबह वो उठी और फौरन उसके लिए खाना तैयार करने लगी। तबीयत उसे अपनी फिर से अजीब महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बासित भी तैयार होकर नाश्ते के लिए आया। उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार नहीं था, इसलिए मुतमईन होता बैठ गया। आज क्या बनाऊं? रुबाब ने अपने हल्के चकराते सर को संभालते पूछा। कुछ भी बना लेना, हल्का सा खिचड़ी बना लेना। तुम्हारा बुखार अभी उतरा नहीं, मैं भी वही खा लूंगा, उसने कहा तो उसने सर हिलाया। चाय? बासित नाश्ते के बाद चाय पीता था, इसलिए वो उठी और लड़खड़ाई, लेकिन बासित ने उसे घूर कर देखा। रुबाब ने उसे हैरानी से देखा, जिसे उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसे घूर रहा था। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी जानता हूँ रुबाब, कल भी तुमने ऐसा ही मेरी तवज्जो के लिए किया था, लेकिन इस वक्त मुझे ऑफिस जाना है, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। रुबाब को बुरा लगा, लेकिन नज़रअंदाज कर गई कि उस वक्त उसका चकराता सर कुछ भी उसे करने ना दे रहा था। वो चाय डालकर वापस लाई और अपने टोस्ट पर बटर लगाए खाने लगी, लेकिन एकदम मतली होने पर वॉशरूम की तरफ भागी। अब की बार बासित भी परेशान होता उसके पीछे गया। क्या हुआ? बस दिल खराब हो गया अचानक। तो नहीं खाओ ना बटर? बासित ने उसके हाथ को थामा और वापस लाकर बिठाया। आज आप छुट्टी कर लें रुबाब, कल भी नहीं गया था मैं, तुम्हें मैं दवा दे देता हूँ, आराम करो। और अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो? रुबाब को सब अजीब सा लग रहा था। तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा, उसने कहा तो रुबाब ने हामी भरी। मुझे भैयों के घर भी जाना है, उसने कहा तो बासित ने गहरी सांस भरी। अभी तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाए तो मैं छोड़ आऊँगा, अभी जाओ अंदर। रुबाब सर हिलाती निकल गई। बासित वहीं बैठा सोचता रहा। आज वापसी पर वो उसे अस्पताल ज़रूर चेक करवाने का सोच रहा था। वो उसे एक नज़र देखकर निकल गया। रुबाब ने सोने की कोशिश की, जो बेकार गई। 2 बार मज़ीद उसे मतली हुई थी, लेकिन उसने बासित को फ़ोन नहीं किया। उसे शदीद भूख लगी थी, लेकिन कुछ भी उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। वो अपनी हालत कुछ समझ रही थी। उसने हाँफते हुए अपनी जगह पर बैठते रुबाइशा का नंबर मिलाया, जो उठा लिया गया। भाभी कैसी हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ। शायद। हाजिक कैसा है? ठीक है, सो रहा है। तुम आई नहीं? अपनी पुप्पो का इंतज़ार कर रहा था वो। रुबाइशा सब भूल गई थी। वो रिश्तों में नाराज़गियों के हक़ में नहीं थी, और उसके सुनने के तो बिल्कुल भी हक़ में नहीं। अगर वो मुजरिम नहीं थी तो कसूरवार रुबाब भी ना थी। शायद अगर रुबाब की जगह वो होती तो वो भी अपने भाई पर ही यकीन करती। इन दोनों बहन भाइयों की यही मोहब्बत भरे अंदाज तो उसे पसंद थे, क्योंकि बासित भी उसका ऐसे ही ध्यान रखता था। दुरेद घर गया तो हाजिक सो रहा था और रुबाइशा कमरे में नहीं थी। रुबाइशा, रुबाइशा, क्या हो गया दुरेद? आहिस्ता बोलें, इतनी मुश्किल से सोया है। कहाँ थी? खाना देखने गई थी, बना है या नहीं। आपके आने का वक्त हो गया था, तो मेरे आने पर आप मुझे मेरे लिए खाना लेने नहीं, मेरे सामने मिले आइंदा से, वो संजीदगी से बोला और वॉशरूम में बंद हुआ। रुबाइशा ने उसका संजीदा अंदाज देखा और उसके कपड़े निकालने गई। खाना खाते भी वो खामोश रहा था। रुबाइशा ने उसे छेड़ा नहीं, और फिर जब वो जाकर लेट गया तो रुबाइशा उसे देखती वहीं काउच पर बैठकर रिसाला उठा गई। सोना नहीं है? अभी नींद नहीं आ रही? लेटो आकर फ़ौरन। उसके हर लफ्ज़ में आज संजीदगी ही संजीदगी थी। वो फ़ौरन आ गई। वो उस वक्त उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। क्या हुआ है? कुछ पल की खामोशी के बाद रुबाइशा ने पूछा। कुछ नहीं, दुरेद ने कहते दूसरी तरफ रुख कर लिया तो रुबाइशा समझ गई कि वो कुछ परेशान है। उठकर बिस्तर से उसने उसकी तरफ जाने का सोचा। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? कह रहा हूँ ना, सो जाओ। हाजिक को भी डिस्टर्ब कर रही हो? आपका बेटा नहीं, लेकिन आप ज़रूर डिस्टर्ब हैं। रुबाइशा ने उसकी तरफ आकर पास लेटते उसे देखते हुए कहा। रुबाइशा, अभी मेरा बात करने का दिल नहीं है बिल्कुल। तो मैंने तो नहीं कहा मुझसे बात करें, दूबदू जवाब आया। तो यहाँ क्या लेने आई हो? मेरा बेड है, मुझे यहीं सोना है, उसने कहा तो दुरेद ने सख्त निगाहों से उसे घूरा, लेकिन वो आंखें मूंद गई। कल आप और हाजिक यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला तो उसने हैरान होते आंखें खोली। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। लेकिन कहाँ? रुबाब और बासित के पास या तबरेज़ और मन्नत के पास? उसने कहा। आप साथ जाएंगे? वट अ सिली क्वेश्चन रुबाइशा दुरेद, मैं आगाज़ में ही वाजे कर चुका हूँ कि आप और हाजिक। मैं नहीं जाऊँगी और ना ही मेरा बेटा। मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। कल मैं थाने चला जाऊँगा और उसके बाद ड्राइवर उतार आएगा आपको। मैं बता चुकी हूँ आपको दुरेद, मैं या मेरा बेटा इस घर से नहीं जाएंगे। इसका फैसला मैं करूँगा। अंदाज सर था। वजह बताएं मुझे, वक्त आने पर बता दूंगा। और यह आप लोगों की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ मैं, ये बात याद रखें। लेकिन हम अपने घर के अलावा कहीं भी सेव नहीं हैं, आपसे दूर। रुबाइशा अपनी ज़िद पर अड़ी थी। सो जाओ
और याद रखना तुम दोनों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दुरेद ने उसे खुद से लगाते कहा था। आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी अब। वो जो थका हुआ था जल्दी सो गया, लेकिन रुबाइशा कितनी ही देर उठी रही थी। उन्हें खतरा था, लेकिन किससे? उसकी माँ इतनी सिक्योरिटी में कैसे आ जाती उसके पास? क्या दुरेद को किसी और से खतरा था? और अगर ऐसा था तो वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने फैसला किया जो उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ने वाला था। यकीनन वो सो गया तो मन्नत कई लम्हे उसे देखती रही। उसके साथ खुश थी वो, बेहद खुश। तो मान लिया आपने, आपको मुझसे मोहब्बत है, लेकिन वो सब क्यों कहा? क्या कुछ ऐसा है जो मेरा जानना ज़रूरी है और आपने मुझे अब तक नहीं बताया? वो सोचने लगी और सोचते सोचते उस पर नींद मेहरबान हुई। सुबह मामूल के मुताबिक थी। तबरेज़ को नाश्ता देकर वो अंदर चली गई, जहाँ साइड मेज़ पर पड़ा उसका फ़ोन बजा। उफ, सुबह सुबह किसको मुसीबत पड़ गई। हेलो, मन्नत तबरेज़ शाह? जी, आप कौन? उमर बात कर रहा हूँ। कौन उमर? आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, याद है? जिसे तबरेज़ शाह ने आपकी बनी असाइनमेंट भी दी थी। ओह जी, याद है मुझे। कैसे हैं आप? और फ़ोन कैसे किया? क्या आपके पास शाह का नंबर नहीं है? वो कंफ्यूज होती एक साथ कई सवाल कर गई। तुम शाह की बीवी हो? मुखालिफ का अंदाज बदला था। जी। तुम खुश हो उसके साथ? ये कैसा सवाल है? और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब उसे गुस्सा आया था। बिना जान पहचान के वो शख्स अजीब गुफ्तगू कर रहा था। जो पूछा है वो बताओ। आपका दिमाग ख़राब है? फ़ोन रख रही हूँ मैं। तुम्हारे शोहर पर एक ज़िंदगी का कर्ज है, कैसे उतारोगी? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे शोहर ने मेरी बहन को धोखा दिया था आज से कई साल पहले। और क्या बकवास है ये? बकवास ये नहीं है, बकवास वो है जो तुम्हारा शोहर तुम्हें आज तक कहता आया है। वो शायद तुम्हें भी इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बहन तानिया, उसकी ज़िंदगी तबरेज़ शाह ने ख़राब कर दी। उसकी इज्जत से खेला था तुम्हारा शोहर। शट अप! वो चीखी तो तबरेज़ शाह उसकी बात सुनता अंदर आया। तुम भी खुश नहीं रहोगी, तुमसे भी बदला लिया जाएगा तुम्हारे शोहर के उस अमल का। मैं इतनी ताकत नहीं रखता था और ना हूँ कि तुम्हारे शोहर को कोर्ट में घसीटूं, लेकिन रब की ज़ात बहुत ऊंची है। देखें, अब जो कोई भी हैं, आप ऐसे मेरे शोहर पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तबरेज़ शाह ने उससे फ़ोन छीना था तो वो पीछे हुई। ठीक है, नहीं यकीन तो कुछ भेज रहा हूँ, देख लो और अपने शोहर को बता देना, इंसाफ ज़रूर होगा। उसके फ़ोन काटते तबरेज़ शाह को देखे बगैर अपना फ़ोन खंगाला। कौन था? जवाब निदार। तुमसे पूछ रहा हूँ मन्नत। वो जान गया था कि दूसरी तरफ कौन था, तो वक्त आ गया था। फ़ोन पर बेल बजते उसने व्हाट्सएप खोला। वहाँ एक पूरा डॉक्यूमेंट था और जैसे जैसे वो खोलकर देखती और पढ़ती गई वो साकित रह गई। मैंने बासित को कहा था, वो कह रहे थे छोड़ आऊँगा, वो कहकर खामोश हो गई। रुबाब, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? उसकी धीमी आवाज़ पर रुबाइशा को फ़िक्र लाहक हुई। भाभी, जब आपको पता चला था कि रब्बुल आलमीन आपको हाजिक से नवाजने वाला है तो आपको कैसा महसूस होता था? रुबाइशा ने गहरी सांस भरी। वो तो उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मुश्किल दिन थे बहुत। तुम क्यों पूछ रही हो? भाभी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वो नम आवाज़ में बोली। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम? रुबाइशा ने पूछा। मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा, सर घूम रहा है। अभी वो कुछ और कहती कि हाजिक के रोने की आवाज़ आने लगी। भाभी, आप देख लें हाजिक को, मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं, तुम बताओ, तबीयत नहीं ठीक तो बताओ। बासित कहाँ है? उसे बुलवाओ। मैं बुलाती हूँ उन्हें, आपसे बात होती है बाद में। ओके, कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना, बल्कि मैं हाजिक को सुलाकर खुद फ़ोन करती हूँ तुम्हें। ओके। रुबाब ने फ़ोन रखा और वहीं लेटकर गहरे सांस लेने लगी। अभी वो बाहर जाने का सोचती कि फ़ोन बजने लगा तो वो मुतवज्जो हुई। बासित का फ़ोन था। उसकी आंखें नम हुई। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, मुसलसल मसरूफ़ जा रहा है। कहाँ थी? तबीयत कैसी है अब? वो पै दर पै सवाल पूछने लगा। रुबाइशा भाभी से बात कर रही थी और तबीयत अब बेहतर है। सिर्फ फ्रूट्स खाओ, कुछ हैवी ना खाना। और दवा ली है? अभी वो बात कर रहा था कि रुबाब फ़ोन फेंकती वापस वॉशरूम में गई। रुबाब, रुबाब। उसने फ़ोन काटा और इंतज़ार करने लगा। उसे घर जाना था। वो तेज़ी से ड्राइव करता वापस आया और दरवाज़ा बंद करता तेज़ी से अंदर गया, जहाँ वो वॉशरूम के बाहर पड़े काउच पर बेहाल पड़ी थी। गहरी सांसें लेती, पसीने से तर वो हाँप रही थी। बासित तेज़ी से उसके पास आया और उसका चेहरा थपथपाकर उसे बिठाए अपने साथ लगाया। चलो अस्पताल चलें। बासित, क्या हुआ है? कैसा महसूस कर रही हो? उसे बुखार तो बिल्कुल नहीं था। शायद उसने कुछ गलत मुलत खाया था जो उसे मतली हो रही थी। बासित के हिसाब से मेरा सर। उसने सर पकड़ते कहा तो बासित ने फ़ौरन अलमारी से उसकी चादर निकाली और फिर उसे गोद में उठाते बाहर गाड़ी तक लाया और गेट लॉक करते अस्पताल की तरफ निकला।
अगली सुबह दुरेद उनके उठने से पहले ही चला गया था, क्योंकि थाने से फ़ोन आया था। परवीन की लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी। हालात कुछ भी हो सकते थे, इसलिए उसने रुबाइशा को उठाकर कहा कि वो वक्त से चली जाए। ड्राइवर को ख़ास ताकीद की थी। रुबाइशा ने सुना था या नहीं, क्योंकि वो गनूदगी में सिर्फ सर हाँ में हिला गई थी। जब वो उठी तो 11 बज रहे थे। वो हैरान हुई कि इतना कैसे सोच सकती थी वो। दुरेद के मुताबिक उसे 10 बजे ही चला जाना चाहिए था, लेकिन वो अब तक वहीं थी, क्योंकि उसने जाना ही नहीं था। मैडम, ड्राइवर ने अंदर आते नॉक किया था। जी सर का हुक्म था 10 बजे का। हम कहीं नहीं जा रहे चाचा, आप प्लीज़ दुरेद को फ़ोन करके मत बताइएगा, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन मैडम, खतरा हो सकता है। प्लीज़ चाचा, मेरी दरख्वास्त है आपसे, दुरेद को मैं खुद संभाल लूँगी, आप उन्हें मत बताइएगा। ओके। वो नफ़ी में सर हिलाते चले गए। हाजिक के रोने पर वो उसका फीडर बनाती अंदर गई और उसे गोद में लिए पिलाने लगी। अरे मेरा बेबी, जल्दी से पी लो। और साथ साथ उससे बातों में मसरूफ़ थी। पूरे का पूरा बाप पर गया है, सिर्फ एक छोटी आंखें ही मुझसे चुराई हैं, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। वो कुढ़ने लगी। उसके बेटे की हंसी की जलतरंग कमरे में बिखरी, जैसे अपनी माँ का जलना कुढ़ना उसे पसंद आया हो। सच में बाप पर गया है। वो उसके कपड़े बदलने लगी। उसका गंदा डायपर फेंकते उसके गिर्द तकिए रखकर बावर्ची खाने में खानसामा को खाने का बताने आई थी, जब उसे लाउंज की खिड़कियां टूटने की आवाज़ आई। साथ ही उसे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। उसके मुंह से चीख बरामद हुई। डर उसके हवासों पर छा गया था। खानसामा फौरन किचन की खिड़की से बाहर लॉन में कूदी, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई। वो शल होती टांगों और मफलूज होते जिस्म से वहीं खड़ी रही, लेकिन हाजिक का ख्याल आते ही उसकी रूह परवाज हुई हो जैसे। वो किचन से दौड़ते बाहर निकली, लेकिन लाउंज के दरवाजे पर उस वजूद को देखते थमी। ये आप लोगों की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ मैं, ये बात याद रखें। दुरेद का कहा जुमला याद आते उसकी आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। शायद अपने शोहर की बात की नफ़ी करने वाली बीवियों का यही अंजाम होता है, उसने बंद होते दिल के साथ सोचा। वहाँ साफ साफ लिखा था कि उस लड़की के साथ रेप, वो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, और साथ उस लड़की के कंधे की तस्वीर थी जहाँ निशानात थे। उसकी रिपोर्ट्स में मुजरिम का नाम बड़े हिंसों में लिखा था, तबरेज़ शाह। उसने सर उठाए सामने देखा, जहाँ वो सांस रोके खड़ा था। वो कदम कदम चलती उसके पास आई और उसे देखने लगी। आंखें झपक कर आंसू रोकने चाहिए थे। क्यों? तबरेज़ शाह ने आंखें बंद करके खोली। ये सब झूठ है, वो बस इतना ही कह पाया। कहाँ उसने सोचा था कि वो सारे सबूत दिखाएगा, लेकिन उस वक्त वो ब्लैंक था उस लड़की के सामने जिसने उससे इश्क किया था, और उसकी आंखों में उसके लिए सर्दपन था। क्या मेडिकल रिपोर्ट्स और हस्पताल वाले भी झूठ लिखते हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो शख्स जिसे मैंने सर आंखों पर बिठा कर रखा, वो किसी के साथ। ये बकवास है, झूठ है सब, बस करें। अगर झूठ है तो इतना गुस्सा क्यों? वो उसके करीब आकर उसका कॉलर थामते बोली। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मन्नत, तुम कहीं गलती ना कर दो। ये वो शख्स है जिसने तुमसे निकाह होने पर भी तुम पर नज़र नहीं उठाकर देखा था, लेकिन अपने सामने मौजूद सबूतों को वो यूं नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकती थी ना। और तबरेज़ शाह का लहजा, मैंने तुम्हें कहा था, हालात कुछ भी हों मुझ पर यकीन रखना। उस लड़की पर क्या बीती होगी, कभी सोचा आपने? आंखों से गर्म स्याल बहने लगा। उफ मन्नत, मैं सब समझा दूंगा तुम्हें, अगर आपका बदला मुझसे लिया गया और मेरी इज्जत। मन्नत। तबरेज़ शाह का हाथ आज एक बार फिर उठा, लेकिन हवा में ही मुअल्लक रह गया। वो औरत उसका ज़ब्त बुरे तरीके से आजमाती थी। मन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। फिर वो मुस्कुरा दी। तबरेज़ शाह ने मुठियाँ भींचकर खुद पर कंट्रोल किया। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, कौन सा तबरेज़ शाह असल था, पहले वाला या अब वाला? वो जो मुझे हर सर्द गर्म से बचाता था, या ये वाला जो मुझ पर हाथ उठाता है? हाथ उठाया नहीं है मैंने। अपने लफ्ज़ों पर गौर करो और ख़ामोश हो जाओ। क्यों हो जाऊं मैं खामोश? मन्नत, मैं सब बता दूंगा, सब। मैं कह रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा मेरा ज़ब्त मत आजमाओ। मैं सब्र के आखिरी मराहिल पर हूँ। आपने मुझसे निकाह क्यों किया था? मैं एक बात बार बार नहीं बता सकता। शायद तब भी वो ठीक कह रहा था। वो यहाँ वहाँ देखती बोली तो तबरेज़ शाह के तासुरात सख्त हुए। तुम मुझ पर उस शख्स को फोकियत दे रही हो जिसे जानती तक नहीं? ज़बरदस्त। और फिर कमरे में शोर बरपा हुआ, क्योंकि वो आगे बढ़ता कमरे का हाल बिगाड़ चुका था। अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकते उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और उस अपने साथ लगाए वो अंदर लाया था, और बिना इंतज़ार किए वो अंदर ले गया, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट डॉक्टर से ऑफिस से निकलने से पहले ही ले चुका था।
आप बाहर रुके, मैं चेकअप कर लेती हूँ, डॉक्टर ने कहा तो उसने रुबाब को देखा जो उसका हाथ सख्ती से थामे हुए थी। रुबाब, मैं बाहर ही हूँ। अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते बासित ने उसके माथे पर बोसा दिया और बाहर निकल गया। अब वो बाहर इस तरह भी कैफियत में चक्कर काट रहा था। उसने दुरेद को फ़ोन मिलाया, ना चाहते हुए भी। बोलो, दुरेद ने फ़ोन उठाते साथ संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, उसके अंदाज पर बासित ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और इंतज़ार करने लगा। अब वो डॉक्टर के सामने उसके साथ बैठा था, उसका हाथ थामे। आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है सर, लेकिन काफ़ी कमज़ोरी है इन्हें, जिनके लिए मैं कुछ दवाएं लिख कर दे रही हूँ। बाकायदगी से चेकअप करवाते रहना है, उसने कहा तो बासित ने उसे देखा जो संजीदगी से अपने हाथों को घूर रही थी। वो उसे साथ लेता दवाएं लेकर घर आया। रास्ते में भी वो कुछ नहीं बोली तो वो खामोश रहा। उसे बेड पर बिठाते वो उसके सामने बैठा और उसके हाथों को थामा और उसे देखा जो होंठ काट रही थी। क्या हुआ, खुश नहीं हो? रुबाब ने नम आंखें उठाकर उसे देखा। मुझे समझ नहीं आ रही। क्या? बासित को उसका रवैया समझ नहीं आया। मैं कैसे ये जिम्मेदारी? और फिर उसकी बात सुनते वो गहरा सांस भर के रह गया। तुम खुशकिस्मत हो रुबाब, रब्बुल आलमीन ने हमें हमारी औलाद से नवाजा है। लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए और हिम्मत रब खुद ही पैदा कर देता है। रुबाइशा को नहीं देखा, उसने अकेले खुद को संभाला था, सब किया था। तुम भी कर सकती हो और मैं तो साथ हूँ ना तुम्हारे। आप खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है? मैं नहीं जानती, वो धीमे से बोली। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया है और इस नेमत पर कौन है जो खुश नहीं होता। हम भी मुकम्मल हो जाएंगे और तुम मुकम्मल करोगी मुझे। मैं भी बहुत खुश हूँ, बस डरी हुई हूँ थोड़ा सा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहो और अपना ख्याल रखो। मुझे याद आया, वो जो उसके बालों में उंगलियां चला रहा था, उसे ऐसे उछलकर चीखते देख चौंका था। क्या? आपने कहा जब मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगी तो आप घुटनों के बल बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे मुझसे, उसने चहकते हुए कहा। बीवी, शायद तुम भूल रही हो कि मैंने कहा था मेरी औलाद मेरे हाथ में होगी तब। बासित, आपने ये नहीं कहा था। वो चीखी तो उसका कहकहा गूंजा। रुबाब वापस उसके साथ लगकर बैठ गई तो उसने उसके हाथों में अपनी उंगलियां उलझाता उसे पुरसकून किया। भैयों को भी बताना है? याद आने पर वो बोली। तो बता दो फ़ोन करके। नहीं, मुझे शर्म आती है। हम दोनों खुद जाएंगे, तब आप बता देना। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, घर रहोगी, मैं खुद मिलवा लाऊंगा तुम्हें। अच्छा, अभी फ़ोन पर तो बता दें। फ़ोन नहीं कर रहा मैं। तुम्हारे भाई का बिला वजह का एटीट्यूड नहीं देखा जाता मुझसे, उसने कहा तो रुबाब ने घूर कर उसे देखा। आप भी कुछ कम नहीं हैं, उसने कहा तो बासित ने वापस उसे अपने पास बिठाया जो उठ खड़ी हुई थी। खाना नहीं खाना आपने? रुबाब ने उसके बाल माथे से हटाते कहा तो उसने सर हाँ में हिलाया और उसके साथ ही बाहर निकल आया। आप यहाँ क्या कर? अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, या यूँ कहा जाए कि अपने शोहर की कातिल से मिलने आई हूँ। उस औरत के आदमी हाथों में डंडे और गन थामे हुए थे, पूरे लाउंज में फैल चुके थे वो। मैं कातिल नहीं हूँ, वो चीखी। ये तो मुझे पता है ना, तुम्हारे शोहर को काफ़ी मोहब्बत है तुमसे, इसलिए आज थानों की किसी फाइल में रुबाइशा हक का नाम तक नहीं मिलता। और सुना है एक औलाद को जन्म दिया है तुमने। नहीं, वो लड़खड़ाई। तुमसे थोड़े, मगर तुम्हारे शोहर से बहुत हिसाब निकलते हैं। उसकी वजह से मैंने काफ़ी अरसा जेल में गुजारा है। ये भी तेरे ताए का दोस्त जिसके साथ अच्छा वक्त गुजारा है। मदद ना करता तो मैं वहीं सड़कर मर जाती। रुबाइशा ने आंखें मींची। अच्छे वक्त का मतलब वो अच्छे से समझती थी। उसकी सौतेली माँ का किरदार कितना गंदा और घिनौना था ये वो जानती थी। इसके बेटे को लेकर आओ, वो मुंह में सुपारी डालती अपने साथ खड़े बंदे से बोली। नहीं, हिम्मत भी मत करना, मार डालूंगी मैं तुम सबको। वो आगे बढ़ते चीखी थी। मानना पड़ेगा, एएसपी की बीवी उसी के जैसी है। मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे और इसके बेटे को लेकर आओ, उसने अपने आदमियों को कहा। बाहर मौजूद सिक्योरिटी के लोगों को मारा गया था और जो बाहर कुछ दूर मौजूद थे वो अंदर हुई कार्रवाई से लाइल्म, क्योंकि गार्ड्स और ड्राइवर दोपहर का खाना खाने गए थे। उसके आदमियों ने रुबाइशा को पकड़ा। मेरा बेटा छोड़ो, छोड़ो इसे। वो रोते हुए निढाल हो रही थी, लेकिन माँ थी, हार नहीं मान सकती थी। दुरेद, दुरेद, लेकिन वो मौजूद नहीं था वहाँ। नहीं तो उसकी बीवी और बेटे को हाथ लगाने वालों के हाथ उसी वक्त उनके तन से लटक रहे होते। वो उसके बेटे को लाई और लाकर परवीन को थमा दिया। हाँ, औलाद भी खूबसूरत है। सोचो अगर इसे बेच दिया जाए तो। खुदा का खौफ करें, आप मेरी माँ के रुतबे पर फाइज हैं। ऐसा जुल्म ना करें। मेरी औलाद, वो उसे वो तमाम दर्द याद आए जो उसने उस औलाद के लिए उठाए थे।
कमरे में अकेले बेहोश हो जाना, दुरेत से दूरी, उसको जन्म देते वक्त की तकलीफ। उसकी आंखें बरसने लगी। वो बेहाल थी। एक माँ से उसकी औलाद छीनी जा रही थी। उसका दिल, और बिना दिल के इंसान कैसे जिंदा रह सकता है भला। नहीं हूँ मैं तेरी माँ। तेरी माँ मर चुकी है तेरे बाप की तरह। तेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता बचा है, और वो है तेरा शोहर, क्योंकि बेटा तो अब मैं लेकर जा रही हूँ। मन्नत एक कोने में खड़ी थी, साकित। ये क्या हो रहा था? वो शख्स बेहाल सा था। उसका दिल धड़कना भूल गया था। उसने उस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन वो रिपोर्ट्स, वो निशान, सारे सबूत, वो फ़ोन कॉल, उसके साथ गुजारे सारे पल उसकी आंखों के सामने से गुजरे। क्या उसने कभी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी किसी भी मामले में? क्या उसने खुद के साथ उसे बुरा पाया था? उसके दिल पे खामोशी छा गई, जो शायद उसे कोस रहा था। मैं पागल हो जाऊंगी, दुनिया या मोहब्बत? उसके दिल से आवाज़ आई, लेकिन वो एक लड़की होकर कैसे किसी लड़की के साथ बुरा करने वाले को दुनिया या मोहब्बत? फिर से सवाल उठा। उसने नज़र उठाकर उस शख्स को देखा जो बेहाल सा वहीं कुर्सी पर बैठा था। वो कदम कदम चलती उसकी तरफ गई। यानी उसके दिल ने चुन लिया था दुनिया या मोहब्बत में से इश्क को, जो तबरेज़ शाह से था उसे। वो उसके पास जाती, दो जानू बैठी और उसके हाथ को थामना चाहा जहाँ जा बजा जख्म थे। दूर रहो। उसकी आवाज़ सुनते उसके दिल रुका था। शाह। लबों से एक ही लफ्ज़ आज़ाद हुआ, शाह नहीं, अब से तबरेज़ शाह। उसने शफ़ाक़ियत से कहा और खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें कहा था मन्नत वक़ार कि मुझ पर भरोसा रखना, हालात कुछ भी हों। तुमने किसी गैर को मुझ पर फोकियत दी, मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने कहा था मुझे तुम्हारी आंखों में बेयकीनी दिखी तो जान से मार दूंगा, लेकिन तुमने उससे पहले ही मुझे मार दिया। मन्नत वक़ार, मुझे मार दिया तुमने। वो धाड़ा तो उसकी हिचकी बन गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं बताया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, इश्क है? क्योंकि हर चीज़ अपनी कीमत खो देती है, और मेरी मोहब्बत ने भी कीमत खो दी इकरार के बाद। मुझे किसी औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरी गलती है, लेकिन तुमसे मोहब्बत हुई, ये तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे मजबूर किया। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उसके यकीन, उसके मान को तोड़ा गया था। मैं तुम अपने हिस्से का बोल चुकी हो मन्नत वक़ार। वो कहता बाहर निकल गया तो वो उसके पीछे गई। आपने मुझे नहीं बताया कुछ? क्यों? क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं, या मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि आप मुझे बता सकते कुछ अपने माजी के मुतालिक? अंदर जाओ। उसे गेट से निकलते देख वो गुर्राया था। मुझे जवाब चाहिए। अब किसी भी जवाब और सफाई का हक खो चुकी हो तुम। मैं मुजरिम हूँ, बस ये जान लो। अंदर जाओ अब।